co-powered by Techno. बजिंग स्टॉक जहां पर होती हैं खबरें, जिन शेयरों पर खबरों के चलते देखने को मिलता है। एक्शन क्या होना चाहिए, आपका रिएक्शन ये बताएंगे संतोष जी। खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप कि खरीदें, बेचें, पोर्टफोलियो में रखें या फिर निकल जाएं। एवरेजिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इन तमाम पहलुओं को लेकर के तमाम डेटा के साथ हम मौजूद हैं खबरों के साथ। आइए करके स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। पहली कंपनी को देखते हैं क्या है वहाँ पर। और आपको बता दें कि सफायर फूड्स में लगातार आज दूसरे दिन जो है वो तेज़ी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है वॉल्यूम में जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा इजाफा देखने को मिला है और कई महीनों के औसत वॉल्यूम से बेहतर वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। शेयर में पिछले 5 दिन में 13.5% और एक महीने में 18% की तेज़ी देखने को मिली है। सर, सफायर फूड्स पे आपकी राय जानना चाहेंगे। यहाँ पर काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, करीब 3% ऊपर शेयर आज ट्रेड करता हुआ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अच्छा मोमेंटम बन रहा है। 5 कारोबारी सत्र में जो है हम देख रहे हैं 12-12.5% से ज़्यादा की तेज़ी। क्या यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी है कि और ज़्यादा अपसाइड की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं? आपकी टिप्पणी क्या होगी सफायर फूड्स को लेकर के? पहली चीज़, वैल्यूएशन काफ़ी महंगे हैं करंट मार्केट प्राइस पे अगर आप देख लें, क्योंकि लास्ट ईयर जो है कंपनी के मुनाफे काफ़ी कम हुए थे रिलेटिवली 2023 के अगर मुकाबले देख लें। और अभी कंपनी का स्टॉक प्राइस 346 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड हो रहा है। और QSR लेकिन इन दिनों काफ़ी लाइमलाइट में है और काफ़ी जो है उसमें तेज़ी हमें देखने को मिली है। जैसे आप जुबलेंट फूड की बात कर लें, देवयानी इंटरनेशनल की बात कर लें और सफायर फूड जो कि KFC, पिज़्ज़ा हट और टैको बेल के रेस्टोरेंट अक्रॉस इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स कंपनी चलाती है। तो महंगे हैं स्टॉक। अगर आपके पास है 370 के नीचे का एक स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लें। फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं होगी। फ्रेश खरीदारी की सलाह फिलहाल के लिए सफायर फूड्स में नहीं निकल के आ रही है। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और वहाँ पर देखते हैं क्या कुछ खबरें निकल के आ रही। ट्रेंड आज सुबह से ही ट्रेंड कर रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर खबर यह है कि अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज फर्म सिटी ने कंपनी की रेटिंग और लक्ष्य दोनों में ही बढ़ोतरी की है। उन्होंने बाई रेटिंग के साथ लक्ष्य को बढ़ा करके 9250 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर खबर ये भी है कि वेस्ट साइड और जूडियो यहाँ पर और ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जो है सिटी की तरफ से यहाँ पर जताई गई है कि और बेहतर ये इनके पोर्टफोलियो को और कर सकते हैं। शेयर जो है टेक्निकली भी मजबूत दिखाई दे रहा है। शेयर अपने 50, 100, 150 और 200 डे मूविंग एवरेज के अब ऊपर कामकाज करता हुआ। और आज भी अगर हम देखें तो शेयर के अंदर करीब 2.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली थी जब ये खबर हमने बनाई थी। और अभी अगर हम देखें तो ट्रेंड का भाव करीब 3% ऊपर है। 7840 सर, क्या सलाह रहेगी आपकी ट्रेंड के ऊपर? और काफ़ी शानदार मूव ट्रेंड में आता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भी अच्छा मूव है और 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर ट्रेड करता हुआ। इन लेवल्स पे आकर के क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर नई अपॉर्चुनिटी भी तलाशने की गुंजाइश आपको दिखाई दे रही है? देखिए, एक साल में मैं देख रहा हूँ कि तकरीबन 1100 रुपये से स्टॉक प्राइस जो है वो 8000 के आसपास आ चुका है। तो तकरीबन जो है 7-7.5 गुना ऑलरेडी बढ़ चुका है स्टॉक। और वैल्यूएशन जो है बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। तो पहली चीज़, आपके पास अगर है तो आपने होल्ड कर लो, राइट द टाइट कर लो। उसमें एक स्टॉप लॉस नीचे जो है तकरीबन 7200-300 के आसपास लगा लो। नई खरीदारी की सलाह, चूंकि वैल्यूएशन इतने महंगे हैं, 223 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है। EV EBITDA 108 टाइम्स पर है। लेकिन नंबर्स जो है लास्ट के कह लें कि एक साल में ज़बरदस्त बढ़े हैं। तकरीबन जो है 400 करोड़ रुपए कमाई थी इनकी 2023 में, और जो कि 1477 करोड़ रुपए 2024 में हुई है। तो क्वांटम ऑफ जंप वहाँ भी काफ़ी बड़ा रहा है। और फेस्टिव सीजन हेड है। मुझे लगता है कि जूडियो जो है काफ़ी क्लिक किया है इनके लिए। वेस्ट साइड भी अच्छा कर रही है। तो लेकिन वैल्यूएशन जो है वो ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है, तो इन स्तरों पर लेने की सलाह तो नहीं होगी। फ्रेश बाइंग की सलाह तो यहाँ पर फिलहाल बिल्कुल भी निकल करके नहीं आ रही है, ऐसा मानना है संतोष जी का। चलिए, इस बीच जरा हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले रिलायंस पावर की, एक बार फिर से उसकी बात कर लेते हैं। रिलायंस पावर पे खबर ये है कि सब्सिडरी कंपनी जो रोज़ा पावर ने जो है वो अपना कर्ज जो है वो पूरी तरीके से चुका दिया है। आपको बता दें कि वारदे पार्टनर्स को 850 करोड़ रुपए जो है वो चुकाए गए हैं। कंपनी का जो है रिलायंस पावर का अगले
क्वार्टर तक कर्ज मुक्त होने का लक्ष्य है। बड़ा कर्ज है जिसका जिक्र अभी संतोष जी पहले कर रहे थे। और ये जो है शेयर पिछले 5 दिन में करीब करीब 21%, एक महीने में 34% की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। पिछले 2-3 दिन से लगातार हम इस शेयर पे जो है हम बातचीत कर रहे हैं। आपको बता दें यहाँ पर ये भी खबर है, चेन्नई निवेशक ने कंपनी में 925 करोड़ रुपए निवेश करने की बात कही है। संजय दांगी और संजय कोठारी ये निवेश करेंगे। प्रेफरेंशियल शेयर जारी करके कंपनी की 1525 करोड़ रुपए जुटाने की भी योजना है। आर इंफ्रा जो है कंपनी के अंदर 23% से बढ़ा करके अपनी हिस्सेदारी 25% कंपनी की योजना करने की योजना बना रही है। तो काफ़ी कुछ चल रहा है कंपनी के अंदर, और इन्हीं तमाम सबको काफ़ी कुछ चलने के चक्कर में शेयर में लगातार लग रहे हैं अपर सर्किट। सर, रिलायंस पावर पे आज अपर सर्किट नहीं लगा था, सुबह तो एक मौका था, लेकिन थोड़ी देर में हमने देखा कि एक बार फिर से 5% ऊपर। आपकी सलाह क्या होगी अगर आप इस सेगमेंट को हम अलग से अपलोड करते हैं, हमारे दर्शकों को आप समझा सकें आर पावर में अभी क्या करना चाहिए? देखिए, आर पावर में सारी जद्दोजहद हो रही है कि कंपनी को किसी तरह से टर्न अराउंड किया जाए, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो है कंपनी में तकरीबन 1205 करोड़ टीटीएम बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। लेकिन इनका एक लार्ज चंक, जैसा मैं बता रहा था कि 18,000 करोड़ के ऊपर का जो है इनके पास ब्याज है, और उसमें इंटरेस्ट का जो है आउटगो होता है 2400 करोड़ रुपए, और इसलिए नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का, नेट प्रॉफिट नहीं नेट लॉस कंपनी में आता है। तो ये मुझे लगता है कि अगर डेट फ्री हो जाएगी कंपनी तो बहुत बड़ी चीज़ होगी और कंपनी फिर प्रॉफिट में आ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि कंपनी में प्रॉफिट में आने से ज़्यादा ज़रूरी है कंपनी का ग्रोथ करना। ग्रोथ कैपिटल अगर कंपनी के पास फिर से मिलते हैं, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि बड़े बड़े इन्वेस्टर कुछ आ रहे हैं, तो अगर वो आते हैं और ग्रोथ में, चूंकि डिमांड पावर में काफ़ी ज़्यादा है, और अगर कोई स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर या इस तरह से कोई आता है तो वो काफ़ी बड़ा चीज़ होगा कंपनी के लिए। तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि आपने अगर कोई भी चीज़ करनी है, चूंकि टर्न अराउंड प्ले को हमेशा आप स्पेकुलेशन समझें, क्योंकि ये चल भी सकता है, और अगर नहीं कुछ चीज़ें जैसी सोची गई हैं नहीं होंगी तो उल्टा भी पड़ सकता है। उस लिहाज से कैपिटल का बहुत ही मिनिमल पोर्शन जो है ऐसे में एलोकेट करना चाहिए। चलिए, तो ये बात रिलायंस पावर पे निकल करके आ रही है। पहले भी ये सवाल किया था, अभी भी ये सवाल कर रहे हैं, क्योंकि ये सेगमेंट भी अलग से ही अपलोड होगा। सर, बहुत लोगों की टिप्पणी ये है कि क्या आर पावर अगला सुजलॉन बनेगा, और अगर आर पावर सुजलॉन में अगर हम तुलना करेंगे तो कैसे करनी चाहिए, क्या तुलना करने लायक है भी कि नहीं? लेकिन सुजलॉन के साथ अगर तुलना करें तो क्या यहाँ पर भी ये भी 80-90-100 तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है? सुजलॉन, देखिए डेफिनेटली सुजलॉन में जो चीज़ें मतलब आज फेस कर रही है कंपनी, आर पावर और सुजलॉन जो है उस चीज़ को काफ़ी पहले 2022 में ख़त्म कर चुका है, और धीरे धीरे कंपनी जो है, आप देखें 2023 में, 2022 में 6,500 करोड़ की डेट थी कंपनी के ऊपर, 2023 में 1,938 करोड़, और अब जो है कंपनी के पास ऑलमोस्ट 150 करोड़ की डेट रह गई है। तो और एक समय था कि 13,000 करोड़ के करीब की डेट थी, तो धीरे धीरे कम हो गया डेट। और मेन चीज़ होता है डेट को किस तरह से आप कम कर लें, क्योंकि उससे आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लोज जो है वो परकुलेट होकर नीचे नेट प्रॉफिट तक आसानी से आ जाता है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से जद्दोजहद कंपनी ने की है, डेट फ्री हुई है, और जिस तरह से ऑर्डर बुक बढ़े हैं, हो सकता है कि और बढ़े, लेकिन टाइम हो लग सकता है, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत महंगे हैं। 120 गुना अपने प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे ट्रेड हो रही है कंपनी। तो इन स्तरों पे तो नहीं कहूँगा, लेकिन सब्सटैंशियल करेक्शन होने पर आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि पवन चक्की या विंड मिल को एक ऑल्टरनेटिव की तरह देखा जा रहा है कि हमारा डिपेंडेंसी जो है केवल सौर ऊर्जा पर ना हो और थर्मल पे ना हो, एक तीसरी एनर्जी भी होनी चाहिए हमारे पास, जो कि कह लें कि विंड मिल है, या फिर अभी एक पंप स्टोरेज सिस्टम भी चालू कर रहे हैं लोग, काफ़ी जगह प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं पहाड़ों पे, तो वो चीज़ें भी काफ़ी काम में आएंगी। चलिए, तो ये बात हो गई सुजलॉन एनर्जी रिलायंस पावर को लेकर के। अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और वो है इंडसइंड, माफ़ कीजिएगा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी एक ऐसा शेयर है एनएचपीसी की तरह दर्शकों को, निवेशकों को परेशान कर रहा है। यहाँ पर खबर ये है कि अनसर्टेनिटी से मजबूरी मिल गई है आईडीएफसी के साथ विलय को लेकर के। जब से ये मामला सामने आया उसके बाद से हम देख रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक दायरे में फंसा हुआ है। 100 आईडीएफसी के शेयर धारकों को आईडीएफसी बैंक के 100 फर्स्ट बैंक के 155 शेयर मिलेंगे। कुछ साल पहले ही आपको बता दें कि आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मर्जर का विलय हुआ था, और गुरुवार को शेयर में 4.25% तक की बढ़त देखने को मिल रही है। सर, आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक विलय की बात आई है, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि वो रैली देखने को नहीं मिली। लोग ज़्यादा उत्साहित थे कि शायद अब यहाँ पर और रफ्तार आएगी,
वैसी तेजी देखने को नहीं मिली। आप कैसे पढ़ रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी को? देखिए, मर्जर तो ठीक है, मर्जर के कारण स्टॉक बढ़ जाएगा ऐसा नहीं है। बिजनेसेस ज़्यादा अच्छे होने चाहिए और मार्केट को ग्रोथ, बिजनेस अच्छे हों, क्वालिटी ऑफ बिजनेस काफ़ी अच्छा हो, वो बैंकिंग में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आपके पास एसेट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें अगर हैं तब तो बैंक अच्छा करेगा। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से इनके पुराने लेगेसीज के इश्यूज थे, इंफ्रा के काफ़ी बड़े लोन भुगतान धीरे धीरे कम हुआ है, वो कंपनी अच्छी कर रही है। और आने वाले दिनों में जिस तरह से मैनेजमेंट कमेंट्री है, मुझे लगता है कि वहाँ पर डेफिनेटली अच्छा करेगी बैंक, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा ऊपर है। मुझे लगता है कि अगर कोई भी गिरावट हो 10% के आसपास, तो आपको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना चाहिए। धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना चाहिए सर। चलिए, इस बीच इस सेगमेंट को समाप्त करें उससे पहले आलिया डिसूजा जी बहुत देर से प्रश्न पूछ रही हैं, कह रही हैं हेलो विपुल सर, आज क्वेश्चन ले लो प्लीज़। बिल्कुल ले लिया गया मैम। गुजरात अल्कलीज के शेयर इनके पास हैं, 830 के प्राइस पर लिए हुए हैं और कह रही हैं कि अभी इसमें क्या करना चाहिए। एक और सवाल इनका है लेकिन वो अभी रहने देते हैं मैम। गुजरात अल्कलीज पे ज़रा बातचीत कर लेते हैं। गुजरात अल्कलीज के अगर शेयर पे नज़र डालें तो यहाँ पर जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है करीब करीब 1 सेकंड 807 रुपये के आसपास का। 807 रुपये पे चल रहा है। आज आधे फीसद के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है और इन्होंने 830 पे ले रखे हैं। 23 रुपये पर शेयर के नुकसान पर हैं आलिया जी, और जानना चाह रही हैं कि अभी करंट लेवल पे क्या कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए, ये कमोडिटी केमिकल्स, कॉस्टिक सोडा जैसी चीज़ें बनाती है कंपनी, और इनके प्राइस जो है काफ़ी फ्लक्चुएट होते रहते हैं और कंपनी को इसका खामियाजा काफ़ी भुगतना पड़ता है। और आप देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कभी कंपनी की 30%, कभी 12%, कभी 18%, कभी 3%, कभी माइनस। तो इनके जो मतलब कह लें कि रॉ मटेरियल्स है, उसमें काफ़ी बड़ी उतार चढ़ाव, डिमांड सप्लाई रहती है, और इसके कारण जो है काफ़ी जो है वोलेटिलिटी देखने को मिलती है इनके नंबर्स में। उस लिहाज से मुझे लगता है कि अगर आपके पास है तो आपने एक स्टॉप लॉस ज़रूर कहीं ना कहीं लगाना चाहिए, और तकरीबन 790 के आसपास का एक स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रख लें, क्योंकि कमोडिटी केमिकल में डील करती है कंपनी। और निचले स्तरों पर आपको ज़रूर देखना चाहिए, एटलीस्ट जो है 700 के नीचे जब जाए तो आपने इन्वेस्टमेंट के लिए डेफिनेटली सोचना चाहिए। ठीक सर, चलिए इसी के साथ अब अपने इस खास सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करते हैं। शेयरों पर एचडीएफसी स्काई के इन हाउस एक्सपर्ट्स की राय जानने के लिए अभी डाउनलोड करें एचडीएफसी स्काई ऐप, जहां पर आप शेयरों पर रिकमेंडेशंस भी ले सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड को स्कैन करें। को पावर्ड बाय टेक्नो।